नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स बड़ी बेसब्री से जो है 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का आलम यह है कि अब लोग जो है हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी जल्दी जो है सैलरी या पेंशन जो है उसमें 3 गुना या 4 गुना की बढ़ोतरी होगी। अब चूंकि सवाल जो है सैलरी और पेंशन से जुड़ा हुआ है, 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है, तो हमने सोचा कि इस पूरे मामले को जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए हमें जो है मंजीत जी की मदद लगेगी। तो हमने विशेष अनुरोध करके मंजीत बाबू को बुलाया है मनी 9 पर। मंजीत जी, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। थैंक यू विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी जी मनी 9 की टीम का बहुत बहुत आभार। जी, सबसे पहला प्रश्न सर, एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहेंगे। अब कर्मचारी और पेंशनर होल्डर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मत बताइए कि कहाँ मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये बताइए कि कितनी जल्दी जो है ये सब बैठकों उठकों का जो है दौर वो खत्म हो जाएगा। 18 महीने जो है अब उनको लग रहा है कि कांटे की तरह जो है चुभ रहा है। सवाल जी सिर्फ साफ है, कितनी जल्दी और कब से मिलेगा जो है सैलरी, बढ़ा हुआ सैलरी और पेंशन। तो आपसे समझना चाहेंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसके बाद कहानी को आगे लिए चलेंगे। जी जी। देखिए विशाल जी, पहली बात तो ये सरकार के जो आदेश है, जब 3 नवंबर को जब गजट निकला था 8वें पे कमीशन के फॉर्मेशन का, तो उसमें 18 महीने दिए गए थे। तो आप ऐसे समझिए कि 3 नवंबर को निकला था तो 14 महीने तो पूरा 26 में ही हो जाते हैं, और अप्रैल तक जाकर के 18 महीने पूरे होते हैं। तो देखो, काम पे कमीशन का जो रफ्तार है काम करने का, वो तो बहुत शानदार है। आप देख ही रहे होंगे, लगातार वो हर महीने अलग अलग स्टेट में जाकर के बैठ के अपनी कर रहे हैं। दिल्ली और हो दिल्ली गया, में भी हैदराबाद हो गया सर, लखनऊ हो गया। जी जी, पुणे हो गया, और अभी लद्दाख में भी जा रहे हैं, श्रीनगर में भी जा रहे हैं, अभी जी जून में लखनऊ का शेड्यूल हो गया है। तो पे कमीशन अपनी रफ्तार में काम कर रहा है। कभी संभव है ऐसा भी कि अप्रैल से पहले पहले पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे। हमें जो लग रहा है, देख देख करके जो अंदाजा लग रहा है, वो ये लग रहा है कि दिसंबर तक ये पे कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। ओके। और दिसंबर तक अगर सबमिट कर देते हैं तो आप मान करके चलिए कि मार्च और अप्रैल में सरकार की संस्तुतियों के साथ, नए वेतनमान आयोग के साथ लोगों को बढ़ी हुई पेंशन, बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे सर, आप ही के लास्ट वर्ड से मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूँ। बढ़ी हुई सैलरी और जी पेंशन मिल जाएगी सर? अभी भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं सर। तमाम जितने भी जो सरकारी कर्मचारी के जो संगठन हैं उनके अलग अलग डिमांड्स हैं। मैं बहुत बारीकी से हर एक जो है डिमांड को समझा, परखा। कोई कह रहा है सर कि 4 फिटमेंट फैक्टर, कोई कह रहा है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर, कोई तो कह रहे हैं कि जो है फिटमेंट फैक्टर का जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको सीधे सीधे जो है प्रति व्यक्ति आय से जोड़ दीजिए। वो 2-3 जी। सवाल हैं आपसे, समझना चाहेंगे कि कहाँ तक जो है चीज़ें जो है सेटल डाउन होंगी। देखिए विशाल जी, जो हमारा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट के ऊपर केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी जवाबदेही होती है। जी जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसी तरह से डिमांड होती है। ये बहुत कॉमन सा फिनोमिना है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब कुछ मतलब जो है हीरे मोती जवाहरात जैसा कुछ लुटाना शुरू कर देगी। और अभी के हालात आप देख ही रहे हैं। तो जो फिटमेंट फैक्टर रही बात, तो वो फिटमेंट फैक्टर कई वजहों से आता है, और उसमें जो सबसे प्रभावी वजह है, सबसे जो अहम इंपॉर्टेंट वजह है, वो है कि हमारी फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके पहले 5 कंसीडर किया जाए। वो सबसे जरूरी बात है। क्योंकि जब तक वो फैमिली का जो कैंडिडेट का जो मेंबर्स का जो यूनिट्स का इजाफा नहीं होगा, जी तो एक कैलोरी पर कितना पैसा खर्च होता है मार्केट से एक कैलोरी यूनिट खरीदने में, उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले अभी हमारे माता पिता को उसमें शामिल किया जाए सैलरी स्ट्रक्चर में, 3 से बढ़ाकर के 5 फैमिली यूनिट की जाए। फिर दूसरा है, वो ये है कि कैलोरी कंजम्पशन कितना बदल गया है 2016 के मुकाबले 2026 और 27 में। तो आप देखते हैं कि पहले हमारा 2700 कैलोरी कंजम्पशन था, अभी उसको बढ़ा करके 3490 की डिमांड की गई है। तो वो एक वैलिड डिमांड है, ऐसा नहीं कि वो मतलब जो है कहीं से उठा करके ऐसे ही रख दिया गया है। उसके पीछे बड़ा मतलब रिसर्च की गई है, काम किया गया है। तो जब ये चीजें इंडोर्स कर ली जाएगी पे कमीशन में, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा।
ओके, तो जी क्या आप नंबर कुछ बता पाएंगे मंजीत बाबू? क्या हम लोग उम्मीद करें कि 2.57 से ऊपर ही होगी चीज़ें या 2.57 से नीचे? देखिए विशाल जी, चूंकि हमने अपना 30 अप्रैल 2026 को एनसीजेसीएम के जो पॉइंट्स थे उनमें से 13 पॉइंट पर हमने अपने एग्रीमेंट मतलब किया है, एक तरीके से हामी हमने उनको भरी। कंसेंट दिया है। जी, तो उसमें अब चूंकि 3.83, चूंकि जेसीएम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ही एक प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है, और उसने जब 3.83 रख दिया तो उसके बाद फिर उसे कम बोलने का तो कोई जहमत उठाएगा नहीं। हमने भी चलिए। उस पर एग्रीमेंट दे दिया है कि 3.83 पर हमारी कंसेंट है। सरकार को क्या देना है, वेतन आयोग क्या रखता है, वेतन आयोग के ऊपर है। सरकार को क्या देना है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करेगी या सरकार तय करेगी। तो वो अभी समय के गर्त में है। अभी उस पर 4 महीने पहले, 6 महीने पहले एकदम से अपनी तरफ से अब कुछ भी बयान जारी करना मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा। अब तो ओके। जो डिमांड चली गई वो चली गई, वो हमने दे दी डिमांड। ओके, तो यानी अगर कुल मिलाकर कहानी ये समझें कि सैलरी और पेंशन में जो है लगभग 4 गुना की जो है बढ़ोतरी होगी सर? देखिए सर, होगी नहीं होगी वो अलग मसला है। डिमांड हम्म। 4 गुने की है, 3.83 की डिमांड है। तो उसके हिसाब से जो 18,000 रुपए की जो बेसिक सैलरी थी वो लगभग लगभग 70,000 के आसपास पहुंच रही है। तो वो कोई मतलब जो है गैर रिलीवेंट नहीं है, रिलीवेंट है। आज के समय में दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जीवन यापन करने के लिए इतनी बेसिक सैलरी लाजमी है कि होना चाहिए। ओके, तो मंजीत बाबू अब इसी से कहानी को जो है आगे लिए चलेंगे। आपने कहा कि अभी के हालात आपको पता ही होंगे, हमें भी पता है सर। ऑस्टेरिटी ड्राइव चला रही है सरकार, कह रही है कि पेट्रोल डीजल जो है वो मत जो है आप खरीदिए, कम से कम इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम जैसी बातें सामने आ रही हैं। तमाम मिनिस्ट्रीज़ जी को, डिपार्टमेंट्स को ये आदेश दिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री के दौरान कि सुनिए, ऐसा है कि जितने भी जो अनावश्यक खर्च हैं उनको बंद कीजिए। ऐसे मूड माहौल जी में सर क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं हैम्पर करेंगी? मुझे ऐसा लग रहा है और तमाम तरह से जो है मीडिया रिपोर्ट्स में भी चीज़ें सामने आती हुई दिख रही हैं कि इन सब वजहों जी से जो है शायद हो सकता है कि सैलरी और पेंशन में जो बढ़ोतरी है उतनी ना हो जितनी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इतनी जो है डिमांड हम लोग कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए विशाल जी, पहली बात तो ये जो जिस सिनेरियो की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो मतलब जो है ऑयल क्राइसिस हो, क्योंकि ऑयल जब महंगा होता है, ऑयल क्राइसिस आती है तो सारी चीजें महंगी हो ही जाती हैं। लेकिन उससे हमारे प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑयल महंगा मिल सकता है, ऑयल हमारे पास अपने रिजर्व हैं और अभी तक सरकार ने उसको सस्टेन किया हुआ है। दूसरी बात, ये टेम्पोरेरी है व्यवस्था। अभी हार्मुज का विवाद अगर सुलझ जाता है तो कल से चीजें पटरी पर लौट आएंगी। तो ये सरकमस्टांसियल है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन एक बार हाँ ये जरूर है कि एक बार अगर रेट फ्लक्चुएट करके ऊपर चले गए तो फिर उनको नीचे लाना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर अभी चेंज नहीं हुआ है, प्रोडक्शन हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सरकार ने अभी पिछली बार जो फरवरी मार्च में जो अभी कहा था कि 95,000 करोड़ रुपए के एसेट्स उनके पास मतलब जो है जीएसटी के मद में एक्स्ट्रा आ गए हैं, उनको पता ही नहीं था, बाद में उनके पास ये जानकारी आई। तो कहने का मतलब है कि जब चीजें महंगी होंगी तो सैलरी आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर लोगों की जरूरतें पूरी कैसे होंगी। तो सैलरी कि सरकार कम बढ़ाएगी, फिटमेंट फैक्टर कम देगी, ये अगर हम बोलने लग जाएंगे तो सरकार को तो पहले ही ये मिल जाएगा कि कर्मचारी तो समझ ही रहा है कि सैलरी कम मिलेगी। तो ओके। इसका तो कोई ये तो बनता नहीं है। नहीं, देखिए माफ़ कीजिएगा अगर मैं मंजीत बाबू माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि टीओआर में भी ये चीज़ें लिखी हुई थी और आगे भी हम अगर समझ पा रहे हैं तो कहा जा रहा था कि सैलरी और पेंशन तय करने में सरकार जो है देखेगी कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, सरकारी योजनाओं का बजट क्या है। पेंशन जो है वो बड़ा बोझ बढ़ा हुआ है। कहा जाता है कि तमाम राज्य सरकार की अगर फिस्कल हेल्थ को अगर आप देखेंगे तो उनके बजट का अधिकांश हिस्सा जो है सैलरी पेंशन को लेकर जाता है। राज्यों पर भी क्या असर होगा ये भी देखा जाएगा और इसके अलावा कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर से तुलना की जाएगी, कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या होंगी। इसी वजह से मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सर। जी देखिए विशाल जी, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा ऐसा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 10 साल पहले जो महंगाई थी उससे हमारी महंगाई आज के टाइम पर नीचे चली गई हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ये ऊपर ही जाती है। हमारे अपने रेवेन्यू सोर्सेस को डेवलप करने की जरूरत होती है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। तमाम चीजों में मतलब जो है बदलाव आते हैं। और ये क्राइसिस जो है, तेल की, ईरान की, यूएस की जो क्राइसिस है, जो संकट बना हुआ है, इसकी वजह से ठीक है कुछ चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम है वो तो ठीक है ना, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रोडक्शन ठीक चल रहा है, चीजों को, तमाम चीजों को कारपोरेट किया गया है। जो जो मतलब प्रोडक्शन नहीं उतना उस लेवल का कर रहे थे, अब ग्लोबल मार्केट के कंपटीशन में कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए कि ये पहले से मान लिया जाए कि सरकारी कर्मचारियों की जो है सैलरी कम हो जाएगी या फिटमेंट फैक्टर कम करना पड़ेगा, ये मतलब मैं कहूंगा कि ये बिना मतलब की ये एक तरीके का एजम्पशन है। अभी ऐसा कोई एजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल सा पॉइंट हर बार आता है, जितनी बार ओके। पे कमीशन का गठन किया गया, हर बार ये दिया गया है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, उसके रेवेन्यू सिस्टम को देखते हुए, उस पर कितना लोड है इकोनॉमी का, उसको देखते हुए ये हमेशा से चलता आया है। लोड है किस चीज का? लोड यही दो तीन चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को क्या लगाना है, मेडिकल फैसिलिटीज में क्या डेवलप करना है, और राज्यों को कितना देना है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, लोगों की जीवन असल में मंजीत दशा बाबू, इस पर बार जो है देश के मुखिया जो हैं, प्रधानमंत्री साहब भी कहते हुए नजर आ गए थे कि इस साल का जो दशक है बड़ा खराब है। आने वाले समय को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की कि कहा कि अब तक का सबसे खराब है। जितनी चीज़ें हम लोगों ने की, जितनी भी महत्वाकांक्षी जितनी भी जो योजनाएं हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसका जो फ्रूट्स हम लोग को मिला वो सब लगता है वैनिश होता हुआ दिख जाएगा। इस वजह से हम लोगों के मन में ये सवाल थे, पत्रकार लॉबी की तरफ से भी जितना जो सवाल था, इसलिए हमने आपसे पूछा। लेकिन सर हम आगे बढ़ते हैं। विशाल जी 18 महीने का डीए का अभी एरियर तक नहीं था मिला। 2020 से लेके जून 2021 तक का। तो वो 18 महीने के डीए का एरियर का हम लोगों ने परित्याग किया। देश को जब जब जरूरत पड़ी है, कोरोना आया, जैसे भी हो सका हम लोगों ने सैलरी भी दी, हम लोगों ने मतलब सड़कों पर उतर करके सरकार का सहयोग भी किया। जनगणना चल रही है, देश के तमाम कर्मचारी शिक्षक उसमें भी सहयोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो जब जरूरत पड़ती है तो वो करते हैं, लेकिन 10 साल के बाद ऐसा होता है कि उनकी सैलरीज को, उनकी पेंशन को रिव्यू किया जाए। और उस वक्त अगर हम यही बात बोलेंगे कि देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, ऐसा 10 साल में कोई भी समय नहीं रहता है जहां पर पूरे ग्लोब में कोई ना कोई इकोनॉमिक क्राइसिस, कोई ना कोई समस्या ना आए। इतनी बड़ी ये दुनिया और देश है, यहाँ कोई ना कोई समस्या तो आएगी ही आएगी। जी हमें उन्हीं को तो हैंडल करना है। हमारे देश की प्रायोरिटी यही है, उन्हें हैंडल किया जाए। और कर्मचारी कोई बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे, एक रिलीवेंट फिटमेंट फैक्टर चाहिए उनको, ताकि उनकी सैलरी, उन पेंशनर्स की पेंशन एक ठीक अदद, एक जीने लायक और अपने ऊपर खर्च करने लायक हो सके। कोई चलिए। ऐसा नहीं मांग रहे कि मतलब जो इससे देश का पूरा राजकोष, खजाना पूरा खाली हो जाए। जी, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रही हैं मंजीत बाबू, जो कहा जा रहा है कि अगर एरियर का भी अगर कैलकुलेशन किया जाए तो उसका भी बोझ जो है 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास होगा। क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि इफेक्टिव जो होगा रेट्रोस्पेक्टिव वे में होगा, यानी 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ सैलरी और पेंशन मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि जो 18 महीने या 20 महीने या 24 महीने का जो समय लगेगा, यानी 2 साल का जो एरियर देने में सरकार की जो है लगता है हाँफ जाएगी। कहा जा रहा है कि 4 लाख 5 लाख करोड़ के आसपास का बोझ पड़ेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जब पे कमीशन का गठन किया गया था, तब भी इसको कैलकुलेट किया गया था। तब ये कहा गया था तकरीबन तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के मतलब जो है उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सरकार के ऊपर इतना बर्डन आ सकता है। जी अभी 2 लाख करोड़ रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हमने पहले भी बताया कि हमारे एनपीएस के कर्मचारी 98.5 लाख हैं पूरे देश में। उनकी सैलरी का 10वां हिस्सा डिडक्शन होता है, सरकार 14% डालती है। सरकार ने थोड़े दिन पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से 18.5 कर दिया। हमने तो नहीं कहा था, सरकार वहां बढ़ाती जा रही है। सरकार के पास फंड है तो बढ़ा रही है। इसका मतलब यही निकलता है कि 14 से 18.5 कर दिया, और 10 से सीधा 14 किया था। तो सरकार वहां फंड बढ़ा रही है। हम लोग खुद हर साल करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन देते हैं। जी तो 2 लाख करोड़ रुपए का कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि जो सरकार का हिस्सा है, जो सरकार कंट्रीब्यूट करती आ रही है, वो चाहे 18.5 कर दे, चाहे उसको बढ़ा करके 20% कर दे। हम ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट कभी भी किसी कर्मचारी का हो तो सरकार अपना वाला हिस्सा वहां से कर्मचारी से ले ले और उसको 50% पेंशन की गारंटी दे दे। तो जी सरकार का रेवेन्यू सिस्टम बजाय कमजोर होने के बजाय मजबूत होने शुरू हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में सरकार का पैसा तो सरकार के पास आ जाएगा। तो हम तो एक बात ये भी बता रहे हैं कि आप हर साल 3-4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिस्टम कर्मचारियों की पेंशन अकाउंट से निकाल सकते हो। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी चाहिए, वो आप उनको दे दो रिटायरमेंट पर। और जी जिसको लगे रिटायरमेंट पर कि उसको, उसके लिए एनपीएस ही ठीक है, वो अपना एनपीएस से ले ले पेंशन।
ओके, ओके। कंपल्सन नहीं है कि मतलब जो है एनपीएस में ही रहे या ओपीएस में रहे। इससे सरकार को भी फायदा है। सरकार का 18.5% उसी के पास घूम फिर करके 30, 32, 34 साल बाद वापिस आ जाएगा, एक मुश्त वापिस आएगा। कर्मचारी जो 2 ही साल में मर जाएगा उसकी फैमिली पेंशन वैसे ही 60% रह जाएगी, 50% से घट करके वो 30% पे आ जाएगी। तो सरकार को बेनिफिट है। इधर ये रोना रोए कि 2 लाख करोड़ रुपए का मतलब जो है बर्डन आ रहा है। ये जी, मीडिया में माहौल बनाने के लिए कर्मचारियों के खिलाफ मैं तो कहूंगा कि ये एक तरीके के हथकंडे हैं, इससे चलिए, ज्यादा कुछ नहीं। दो चलिए। तीन लाख 4 लाख करोड़ रुपए की कोई खास वैल्यू भारत सरकार के लिए नहीं है। ओके, मंजीत बाबू, चूंकि आपने छेड़ दिया बात यूपीएस एनपीएस ओपीएस का, तो उस पर आएंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ गया था सर, जो 10 साल वाली बात आ रही थी। बीच में ये भी खबरें आई थी कि कहा जा रहा था सर, आप लोग की तरफ से भी डिमांड की गई थी, कर्मचारी वर्ग को मैं संबोधित करता हुआ दिख रहा हूँ, कि 10 साल की जगह 5 साल कर दिया जाए। इस पर क्या जी आप कहना चाहेंगे, सहमत हैं आप भी? जी बिल्कुल। देखिए, हालांकि ये पे कमीशन के जो है दायरे की बात नहीं थी, लेकिन जब हम पे कमीशन के साथ बातचीत करने के लिए बैठे तो हमने जो उसमें लास्ट हमने जो सजेशन रखा था माननीय आयोग से, वो यही रखा था कि देखिए हम लोगों को 10 साल के बाद, 10 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है, 2 बार सरकारें आकर के चली जाती हैं। हम्म। बैंकर्स को 5 साल में मिलता है, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी 5 साल में मिलता है। तो भारत रत्न, मिनी रत्न, जितने भी इस तरह के सेक्टर्स हैं उनको भी 5 साल में सेटलमेंट मिल जाता है। जी। कर्मचारियों के मामले में 10 साल तक एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 10 साल में किसी कर्मचारी की, जो 18,000 बेसिक सैलरी वाला कर्मचारी, सपोज दैट 1 जनवरी 2016 को जो आदमी लगा होगा, उसकी 31 दिसंबर 2025 को, ठीक 10 साल के बाद, महज दिल्ली में, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, 2 गुनी सैलरी हो पाई है। अब 2 गुनी का मतलब है 36 37 हजार रुपए। अब आप सोचिए कि जो आदमी 10 साल से नौकरी कर रहा होगा उसके बच्चे भी 8 8 10 10 साल के होंगे। अगर 2 ही बच्चे रख लो, माता पिता रख लो, तो 6 लोगों का जो परिवार बना, 6 लोगों के परिवार में बच्चों पर एजुकेशन पे खर्च करना है, माता पिता की मेडिकल हेल्थ पे खर्च करना है, अपने लिए भी लिविंग स्टेटस पर खर्च करना है और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करना है। 36 37 हजार रुपए में कैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में वो केंद्रीय कर्मचारी सरवाइव करेगा? तो हमने इसके लिए ये डिमांड रखी थी, अगर इसको 10 साल ना करके 5 6 साल में कर दिया जाए। सरकार को एक एक इसमें भी चुनना पड़ेगा कि 5 साल में कर दे, 6 साल में कर दे, लेकिन 10 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। फिर आप पर दबाव बनता है कि हमें फिटमेंट फैक्टर ये नहीं, ये चाहिए होगा, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं। जब आप 5 साल में अपग्रेड करोगे तो उतने उतने बड़े बर्डन पर का भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अब आते हैं मंजीत बाबू यूपीएस एनपीएस और ओपीएस वाले मामले पर। लगातार मैं इस चीज़ों को कवर कर रहा था, पुरानी पेंशन को लेकर हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन को भी जो कवर किया था, वहाँ से भी कई चीज़ें सामने आई थी सर। लेकिन जब जब सरकार की हम लोगों ने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, सरकार तो संसद से लेकर सड़क तक तमाम जगह कह रही है कि पुरानी पेंशन को लेकर अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हम कर नहीं सकते। लेकिन सर, तमाम कर्मचारी संगठन इस बार का भी जो 51 पेज का मेमोरेंडम जो सबमिट किया, उसमें बहुत प्रमुखता से वो बात लिखी हुई थी कि अब हमें जो है ओपीएस चाहिए। इस बात पर आपका क्या कहना है? विशाल जी, देखिए, गवर्नमेंट हर बार ये कहती आई है कि गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है पुराने पेंशन पैटर्न से एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम पर, एक ऐसा कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जिसमें कर्मचारी की पेंशन के लिए केवल सरकार ही पैसा ना दे, बल्कि कर्मचारी की जेब से भी पैसा निकाला जाए, वो भी अपनी पेंशन के लिए व्यवस्था करना शुरू करे। ठीक है, हमने ये बात मान ली कि चलो ठीक है, कंट्रीब्यूटरी है। तो सरकार फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई। सबसे पहले एनपीएस में 2 3 बार बदलाव किए, डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प भी दिया। तमाम तरह के बदलाव सरकार को करने पड़े, लेकिन ये कोई मतलब जो है व्यापार नहीं है। पेंशन पेंशन एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को पूरा करने के लिए बनाया गया जरिया है, ताकि जो 30 32 35 साल तक जो देश की सेवा देते हैं उनको बुढ़ापे पर, क्योंकि आपने क्या कर दिया, सरकार ने ये कर दिया कि कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो बिजनेस में हाथ नहीं डाल सकता, वो बिजनेस नहीं कर सकता। कोई टीचर है तो वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, कोई डॉक्टर है तो मेडिकल प्रैक्टिस बाहर नहीं कर सकता। आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई एक सरकारी कर्मचारी मतलब केवल सरकारी काम करेगा। अब सरकारी काम करेगा, रिटायरमेंट पर आपने भरोसे छोड़ दिया मार्केट के। मार्केट का आप हाल 2 साल से देख रहे हैं, लोगों के 4 4 5 5 लाख रुपए डूब गए। अब उन्हें पेंशन ढंग से नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव कैसे करेंगे? तो भी तो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आएगी। जी। जब
50 लाख, 98 लाख, 1 करोड़ लोग मतलब पेंशन के दायरे से बाहर हो जाएंगे, 30-32 साल सेवा करने के बाद जीने लायक भी पेंशन नहीं पाएंगे। उस समय ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी तो एक सवाल है। वो जिम्मेदारी भी तो सरकार के ऊपर ही है, क्योंकि वो भी तो देश के नागरिक हैं। जी। जिस तरह से बाकी वृद्ध लोग सरकार की जिम्मेदारी है, महिलाएं सरकार की जिम्मेदारी है, विद्यार्थी सरकार की जिम्मेदारी है, या जितने भी डिप्राइव्ड वर्ग हैं वो सारे लोग सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि एक ऐसी पेंशन स्कीम को डिजाइन करना जहां कर्मचारी का, चलो ठीक है, हमने कहा ये कहा कि अगर हमारे रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए हमारा कंट्रीब्यूशन बना है, तो आप हमसे पूछ लो कि हम कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। पहले दूसरी बात ये कि सरकार का पैसा अगर हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि सरकार तो दे चुकी, पूरी उम्र उसने जो जितना देना था दे दिया, वो एक बार सरकार की जेब से निकला, दोबारा सरकार की जेब में नहीं पहुंचता है। तो जी। हम कम से कम वो पैसा सरकार को वापस दे रहे हैं पेंशन के एवज में। फिर ओके। सरकार को क्या दिक्कत है, एक बार इस चीज को भी स्टडी कर ले सरकार, ठीक। एक बार मन, हम लोगों के साथ बैठ करके बातचीत कर ले ठीक है। सरकार, इस मंजीत मुद्दे को बाबू। सुलझाया जा सकता है। जी। लेकिन मनजीत बाबू, आपने अपने संबोधन में कहा कि सरकार चाहती है कि एक ऐसा पेंशन मॉडल लाया जाए, तो सरकार तो लाई भी थी सर। यूपीएस को लेकर कहा गया कि एश्योर्ड पेंशन मिला जाएगा, फैमिली पेंशन को लेकर बहुत चीज़ें दुरुस्त की गई, कहा गया 50% वो भी मिलेगा, तमाम चीज़ें कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद आउट ऑफ मतलब समझिए कि बड़ी संख्या में लोगों ने जो है यूपीएस को ऑप्ट नहीं किया। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जो आंकड़े थे 1,22,000 समथिंग लोगों ने ही जो है यूपीएस को ऑप्ट किया था। उसके बीच में ये खबरें आने लगी ये कि जो लोग ने स्विच किया या नहीं कर पाए, उन लोगों की पेंशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एनपीएस और यूपीएस को लेकर मेरा आपसे प्रश्न है सर, आज तक कई कर्मचारी ये भी शिकायत आपसे करते रहते हैं या तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये शिकायत करते हैं कि मामूली पेंशन मिल रही है, 300, 500, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये मिलते हैं। ऐसे में कैसे मेरा गुजारा होगा? इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? देखिए विशाल जी, पहले भी हम लोगों ने ये कहा था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम उस व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है जिसकी सेवाएं 30 साल से लंबी है और वो एक बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर में आते हैं, मतलब उनका कम से कम सैलरी स्ट्रक्चर लेवल 9-10 से ऊपर हो। तो जो इसमें लोग गए हैं, वो आप देखिए क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच किया। दूसरी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सपोज दैट अगर आज मैं रिटायर होता हूं, तो मेरे पास टोटल 50 लाख है, जिसमें से 20 से 25 लाख मेरा है और 20 से 25 लाख सरकार का है, 25 से 30 लाख सरकार का है। तो उस अगर मैं रिटायर होता हूं, तो मेरी पेंशन मुश्किल से 36-37% बनेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। और जो मेरा 20 से 25 लाख रुपया है, उसमें से मुझे महज 3 से 4 लाख के रूप में वापसी मिलेगी। अब आप सोचिए, अगर मैं आज 60 साल का हो रहा हूँ, सरकार मुझे 3 लाख और 4 लाख रुपए देकर के घर भेज रही है और पेंशन में भी कटौती कर रही है, तो सरकार को कहीं तो झुकना पड़ेगा कहीं। फिर दूसरी बात ये कह रही है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आपने लिया 20 साल के बाद या 25 साल के बाद, तो भी आपको 5, 10, 15 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि आप 60 साल के नहीं हो जाते। तो एक गैर लॉजिक बात कही गई ना। अगर सरकार वॉलंटरी रिटायरमेंट को भी ठीक कर देती, तो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती थी। जी। आपने एक तरफ तो आज भी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है उसे आज ही से पेंशन दे रहे हो, उसी के साथ नौकरी करने वाला अगर वॉलंटरी पे रिटायरमेंट लेता है तो उससे कह रहे हो आप 10 से 15 साल इंतजार करो, क्योंकि अभी आपकी एज 50 साल हुई है, आप 10 साल इंतजार करो, 10 साल बाद पेंशन देंगे। अगर 10 साल वो काम करने की स्थिति में रहता तो नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों लेता? और लेने वाले लोग भी कितने होते हैं? तो ये इस तरह का जो इंजस्टिस है, ये भी एक वजह है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फ्लॉप होने की, ओके। केवल उसके बाकी प्रोविजन ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारी का अंशदान बेहतर तरीके से अगर वापस किया गया होता, तो शायद कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाते, लेकिन वो किया नहीं गया। हम अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो लमसम अमाउंट है उसे आप 5 गुना कर दो, लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट उसी दिन से पेंशन का प्रावधान कर दो, कर्मचारी का अंशदान भी वापस मिल जाएगा, उसे ओपीएस भी मिल जाएगा। ओके। एक एक दो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि जिस तरह से अभी मूड माहौल है, आप तो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी तेज़ी से जो है 8वें वेतन आयोग की जो है गाड़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सर अगर किसी मायने में अगर ये रिपोर्ट आने में देरी होती है तो इसका क्या खामियाजा होगा? आपसे समझना चाहेंगे, क्या भत्तों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सैलरी पेंशन और डिले से आता हुआ दिखेगा, या क्या चीज़ें होंगी सर? देखिए अगर लेट होने की बात, चूंकि मैं तो ऐसे नहीं देख रहा हूँ इसको कि ये लेट होगा। जी। मुझे लग रहा है कि हम नए साल में
बढ़ी हुई पेंशन, बढ़ी हुई सैलरी के साथ मतलब शुरुआत करेंगे। लेकिन ओके। फिर भी अगर ग्लोबल ग्लोबल सिनेरियो या इंडियन सिनेरियो कुछ ऐसे बन जाते हैं, जैसे इंडो पाक जब बीच में हो गया था पे कमीशन के जी। मतलब अनाउंसमेंट करने के बाद इंडो पाक कोलिजन शुरू हो गया था। ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो चीजें डिले हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने एक मॉडल सुझाया था सरकार को कि जनवरी 2024 के आसपास पे कमीशन हमारा जो डियरनेस अलाउंस है वो 50% हो गया था। तो आप हमें इंतरिम राहत के तौर पर अभी फिलहाल जितना भी डीए है उसको मर्ज कर दीजिए 1 जी। जनवरी 2026 में। यानी 1 जनवरी 2026 को 60% डीए मर्ज कर दीजिए और उसको बेसिक सैलरी में कन्वर्ट कर दीजिए 1.6 को। तो उससे बढ़ी हुई तनख्वाहें देना शुरू कर दीजिए। पे कमीशन डिले अगर होता है उन परिस्थितियों में तो लोग कम से कम इस चीज को मतलब जो है उसको वैल्यू भी देंगे कि चलो मतलब वाजिब परिस्थितियां बनी हुई हैं पे कमीशन डिले होने की। हम्म। तो ऐसे में क्या है कि कर्मचारी का मन खट्टा नहीं होता और उसे ये लगता है कि सरकार उसको भरोसे में ले रही है और उसकी चीजों को ख्याल कर रही है। तो जो अंतरिम राहत के तौर पे 1 जनवरी 2026 से 60% डियरनेस अलाउंस अगर सरकार मर्ज कर दे तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी सरकार के ऊपर। एकदम से जो एरियर के रूप में पे कमीशन का जो लोड पड़ेगा वो भी नहीं पड़ेगा, वो कम से कम पड़ेगा। चलिए मंजीत बाबू, आप देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल भी आप गए और तमाम राज्यों की आप जो है यात्रा कर रहे हैं, वहाँ से क्या इनपुट्स आ रही हैं सर? क्या वहाँ लोग जो हैं वो संतुष्ट दिख रहे हैं 8वें वेतन आयोग के कामकाज से, या एनपीएस से लेकर, या तमाम चीज़ों से? देखिए अभी तो जो हमारी जो बातचीत हुई है पश्चिम बंगाल के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ हुई है। अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ कोई मीटिंग या कन्वेंशन नहीं किया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मतलब वेस्ट बंगाल की सरकार ने अभी 4 दिन पहले ही 5 दिन पहले ही शुभेंदु सेवेंथ पे सरकार ने कमीशन। जी 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 वो 7th पे कमीशन का अनाउंसमेंट कर दिया है, क्योंकि वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर बहुत पुराना चल रहा था। तो अभी तो कर्मचारियों में यही खुशी की बात है कि नई सरकार ने आते ही मतलब 7वें पे कमीशन का गठन कर दिया है। हमारे जो कर्मचारी लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, क्योंकि उनके लिए 8वां पे कमीशन का गठन किया गया है, मीटिंग हो ही रही है, वो उन्हें इंतजार है कोलकाता में बैठक होने का। जब पे कमीशन कोलकाता को विजिट करेगा तो हमारे लोग वहां मिलने की कोशिश करेंगे, माननीय पे कमीशन के साथ में अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। तो लोगों में अभी तो खैर खुशी है, सरकार बदली है इस बात की भी। मैं तो वहां गया तो कोलकाता की स्थिति, जो सड़कों की स्थिति है, तो वो देख करके ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी प्राचीन भारत में आ गए हों। मुझे नहीं लगता कि गांवों की गलियां भी अब ऐसी बची होंगी हिंदुस्तान में जैसी कोलकाता की गलियां और सड़कें थी। तो वो कहीं ना कहीं बड़ी निराशाजनक स्थितियां थी, लेकिन अभी के लोगों को बड़ा भरोसा है कि कोलकाता में बड़े बदलाव होंगे, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पब्लिक सेक्टर के मामले में। चलिए मंजीत बाबू, आपसे अगला प्रश्न ये मैं पूछूंगा कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में आप कह रहे हैं कि वहाँ जो है 7वें वेतन आयोग की घोषणा की गई, तो ऐसे और कई देश में और कोई राज्य हैं क्या जहाँ अभी भी हम लोग जो है गाड़ी पीछे लेट चल रही है, 7वें वेतन आयोग अभी भी वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं ऐसे हुआ है? ऐसे जी विशाल जी, ऐसे कई राज्य हैं जिनके अपने अलग अलग पे कमीशन चल रहे हैं। जैसे पंजाब में अभी भी छठा पे कमीशन चल रहा है, बंगाल में भी छठा चल रहा था, सरकार ने 7वें के गठन की घोषणा की है। केरल में तो देश के सेंट्रल पे कमीशन से भी ऊपर चल रहे हैं, वो 11वें पे कमीशन से सैलरी ले रहे हैं। यही ओके। नहीं, उनका जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 23,000 है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 18,000 है। आप देखिए, तो ऐसा तो है नहीं कि केरल के पास बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स हो, ऐसा भी नहीं है। तो कई बार सरकार की इच्छा शक्ति पर भी चीजें डिपेंड करती हैं, सरकार की पॉलिसी पर भी चीजें डिपेंड करती है कि वो किस सेक्टर को कितना इंप्रूव करना चाहता है। तो ओके। इन सारी चीजों पर भी ऐसे और भी स्टेट हैं जहां छठा और 7वां पे कमीशन चल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलाइंड होकर के काम करते हैं, लेकिन अभी भी मैक्सिमम स्टेट्स की ऐसी संख्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलाइंड है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में तमाम ऐसे जो राज्य हैं जहां चल तो 7वां ही पे कमीशन रहा है, लेकिन उनका पे मैट्रिक्स अलग है, उनकी बेसिक सैलरी अलग है। अगर हमारे यहाँ 18,000 है तो किसी के यहाँ 17,500 है, किसी के यहाँ 13,500 की है। ओके। ओके। लास्ट सवाल मंजीत बाबू, अगर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की जो डिमांड्स हम लोग जो सोच रहे हैं कि 3.83 या 4% के आसपास के, आप माफ़ कीजिएगा 4 का फिटमेंट फैक्टर, और या तो बेहतर 3 से ऊपर का, इतना 3.25 का आसपास का, अगर वो ना मिले तो कर्मचारी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये भी हम समझना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि पे कमीशन में बड़े बड़े 9 मुद्दे हैं, 9 चीजों पर बात की गई है। तो ऐसा नहीं कि केवल फिटमेंट फैक्टर ही है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको रिजॉल्व करना जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि
फैमिली यूनिट को लेकर के हमारा सबसे बड़ा दबाव है, सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि उसे 3 से 5 कंसीडर किया जाना चाहिए। और फिर जो फिटमेंट फैक्टर बनेगा, देखिए हमेशा ऐसा होता है कि जो मांगा जाता है हूबहू वो नहीं मिलता, उसके आसपास कुछ मिलता है। तो इसको लेकर के जरूरत पड़ेगी, अगर अगर जेसीएम और सब लोग हम लोग जब मिलकर के बैठेंगे, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ नया फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ऐसा सोचना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पे कमीशन काम कर रहा है। हमें भरोसा है कि पे कमीशन इस बार चलिए कुछ बेहतर करेगा। चलिए, तो अगली लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, अगली बैठक कब है? 1 से 4 जून के बीच में खबरें तो ये आ रही हैं कि श्रीनगर का दौरा कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है खबरें आ रही हैं कि 8 जून को लेह लद्दाख में भी जो है मीटिंग होगी। जी, जी। तो अभी तो जहाँ-जहाँ पे कमीशन जा रहे हैं, वहाँ-वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के एसोसिएशन काम करते हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग्स हैं। और उसके बाद मीटिंग का दौर जब खत्म होगा, मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में सारी मीटिंग्स सभी स्टेट्स ठीक वो है। कवर कर लेंगे। ठीक है सर। उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर तक सभी मीटिंग्स हो जाएँगी, और उसके बाद फिर वो दिल्ली में अपना रिपोर्ट पे काम करेंगे। और दिसंबर तक मुझे लगता है कि रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। तो अभी जब तक कि पे कमीशन ऐसा कुछ कर रहा है, इतनी स्पीड में काम कर रहा है, तब तक हमें ऐसा कुछ ना कहने की ना करने की ज़रूरत है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, तो हम थोड़ा देख रहे हैं। अभी हमारे लोग दे ही रहे हैं, लोग उनको सजेशन दे रहे हैं, अपनी अपनी जो समस्याएँ हैं वो बता ही रहे हैं। तो एक बार ये फाइनलाइज़ हो जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए मंजीत बाबू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। जाते जाते अगर आपका कोई कंक्लूडिंग रिमार्क हो तो प्लीज़ दे दीजिए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा माननीय आयोग से भी और भारत की सरकार से, कि अंतरिम राहत के तौर पर 1 जनवरी 2026 से डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करके अंतरिम राहत दी जाए। ऐसा करने से एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज क्रिएट होगा, और पूरे देश के 1 करोड़ के आसपास जो कर्मचारी हैं राज्य और केंद्र के, और 65 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान आएगी। और आप यकीन मानिए, इससे देश की लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, खर्चे खर्चे भी उसी अनुपात में होंगे। तो ये हम सबके लिए एक अच्छा संकेत है। बहुत शुक्रिया मंजीत बाबू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। चलिए, तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।